सोचिए, क्या हो अगर आज के समय में किसी भी छात्र के किसी बच्चे के ग्रेड्स गिरने की सबसे बड़ी वजह कोई मुश्किल मैथ्स का सिलेबस ना हो, बल्कि बुनियादी सर्वाइवल स्किल्स और फोकस की कमी हो। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज की सच्चाई यही है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव हैं। पहला है होलिस्टिक स्टूडेंट सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट प्रोग्राम और दूसरा है द ड्यूअल इम्पैक्ट स्टूडेंट एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। हाँ, और ये दोनों ही दस्तावेज खास तौर पर स्कूल मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि स्कूल अब सिर्फ अकादमिक शिक्षा के केंद्र नहीं रहे हैं। वो अब छात्रों की सुरक्षा, फोकस और उनकी भावनात्मक मजबूती का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ किताबें बदलने का नहीं है ना। वाकई मामला उनके दिमाग को तैयार करने का है। मैं तो कहूंगी कि ये तैयारी आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम इन दस्तावेजों की पृष्ठभूमि को ही देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कौन सी बात? यही कि आधुनिक छात्रों का जो संकट है ना, वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। हाँ, तब तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि लाइब्रेरी से सही किताब कैसे मिलेगी। बिल्कुल। आज चुनौती जानकारी ढूंढने की नहीं है। आज तो चुनौती ये है कि जानकारी के इस भयानक तूफान के बीच अपना फोकस कैसे बनाए रखा जाए। मतलब छात्र लगातार वो 15 सेकंड वाले शॉर्ट्स और रील्स के लूप में फंसे हुए हैं। डोपामाइन हिट्स। एग्जैक्टली। उनका दिमाग हर पल एक नए डोपामीन हिट की तलाश में रहता है और ऐसे में एक ही जगह बैठकर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बात को अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी स्मार्टफोन का हार्डवेयर तो लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं। हाँ, नई स्क्रीन, नया कैमरा। सही कहा। आप स्कूलों में नई किताबें ला रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, बेहतर डेस्क ला रहे हैं, लेकिन आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम छात्रों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत सही तुलना की आपने। अगर ओएस ही क्रैश हो रहा है तो उस बेहतरीन हार्डवेयर का भी क्या ही फायदा होगा। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। और दस्तावेजों में इस समस्या को बहुत बारीकी से पकड़ा गया है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है समस्या को अलग अलग उम्र के हिसाब से बांटना। मतलब एक ही साइज सबको फिट नहीं आता। एग्जैक्टली। दस्तावेज एक ही समाधान हर बच्चे पर थोपने की बात बिल्कुल नहीं करता। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें बाहरी दुनिया को लेकर जो बुनियादी सुरक्षा जागरूकता होनी चाहिए वो पूरी तरह गायब है। और टीनेजर्स का क्या? टीनेजर्स तो अपने ही दिमाग के अंदर एक युद्ध लड़ रहे हैं। उनमें एग्जाम का डर और वो जो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है ना सोशल मीडिया पर, उसके कारण आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। अरे बाप रे, फाइट और फ्लाइट मोड में। हाँ, अब आप ही सोचिए, जब दिमाग इस अलर्ट मोड में हो तो कोई भी बच्चा ज्योमेट्री या इतिहास कैसे समझ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे लगता है इसका सीधा असर शिक्षकों पर भी पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। शिक्षक अब सिर्फ अपने विषय के एक्सपर्ट नहीं रह गए हैं। हाँ, उन्हें हर दिन क्लासरूम में थेरेपिस्ट और रेफरी की भूमिका निभानी पड़ रही है। मतलब वो पढ़ाएं या बच्चों के झगड़े सुलझाएं। सही बात है। व्यवहार संबंधी इन चुनौतियों को संभालते संभालते उनका अपना स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगा है। तो इन दस्तावेजों में जो दोहरे प्रभाव वाला समाधान सुझाया गया है वो इसी असंतुलन को ठीक करने की बात करता है। बिल्कुल। इसका जो पहला पिलर है स्टूडेंट सेफ्टी एंड अवेयरनेस, वो बाहरी दुनिया के खतरों से निपटने पर केंद्रित है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये है कि इस हिस्से का फोकस 8 से 12 साल के बच्चों पर है, यानी कक्षा 3 से 5 के बच्चे। हाँ, अब यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या 8 साल के छोटे बच्चे को आग लगने, किडनैपिंग या किसी बड़ी आपात स्थिति का सामना करना थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब क्या हम इतनी कम उम्र में उन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताकर उनके मन में बेवजह का डर नहीं बिठा रहे? देखो, अगर हम पारंपरिक तरीके से सोचें, जहां शिक्षक क्लास में खड़े होकर बच्चों को डराते हैं कि अजनबियों से बात मत करो वरना तुम्हें कोई उठा ले जाएगा, तो हाँ, इससे डर बैठेगा। हाँ, हम सब ने बचपन में यही सुना है। बिल्कुल सुना है। लेकिन ये प्रोग्राम उस पुराने तरीके को पूरी तरह खारिज करता है। ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे काम करता है? होता क्या है ना, इंसान का दिमाग जब किसी खतरे को देखता है तो वो पैनिक करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उस स्थिति के लिए कोई मसल मेमोरी या पूर्व अनुभव नहीं होता।
ओके। ये कार्यक्रम डर पैदा करने के बजाय उसी मसल मेमोरी को विकसित करने पर काम करता है। तो मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ाने के बजाय उन्हें असल में उस स्थिति का अनुभव कराया जाता है। सटीक तौर पर, जैसे हम फायर सेफ्टी या इमरजेंसी ड्रिल की बात कर लें। हाँ, वो कैसे होती है? जब एक 8 साल का बच्चा किसी लाइव डेमो में आग बुझाने वाले उपकरण को खुद चलते हुए देखता है या रोल प्ले में खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की एक्टिंग करता है, तो उसके दिमाग की न्यूरल पाथवेज एक नई प्रक्रिया सीख लेती है। अरे वाह, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। एग्जैक्टली। अगर कल को सच में कोई सायरन बजता है तो उसका दिमाग पैनिक मोड में जाने के बजाय सीधे उस रोल प्ले वाले एक्शन मोड में चला जाएगा। तो घबराने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, इसे सेल्फ प्रोटेक्शन माइंडसेट कहते हैं। बच्चा ये नहीं सोचता कि हाय मैं खतरे में हूँ, बल्कि वो ये सोचता है कि मुझे पता है कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मैंने दस्तावेज में एक और चीज पढ़ी जो इस पहले पिलर में बहुत गहराई से समझाई गई है। वो है स्ट्रेंजर अवेयरनेस एंड बाउंड्री एजुकेशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हम बच्चों को बस इतना सिखाते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से टॉफी मत लेना, लेकिन ये दस्तावेज इसे शारीरिक सीमाओं फिजिकल बाउंड्रीज के स्तर पर ले जाते हैं। बिल्कुल ले जाते हैं। विशेषकर छोटी लड़कियों के लिए ये आज के समय की एक बहुत ही जरूरी सच्चाई है। और इसे सिखाने का तरीका भी बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। बाउंड्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन अजनबी है और कौन नहीं। हाँ, क्योंकि ज्यादातर खतरे तो जान पहचान वाले लोगों से ही होते हैं ना। एकदम सही बात है। इसलिए ये प्रोग्राम बच्चों को उनकी अपनी बॉडी ऑटोनॉमी के बारे में सिखाता है। बॉडी ऑटोनॉमी? हाँ, मतलब उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी शारीरिक जगह पर सिर्फ और सिर्फ उनका अपना अधिकार है। अच्छा। जब कोई बच्चा अपनी सीमाओं को लेकर स्पष्ट होता है तो वो किसी भी असहज स्थिति में चुप रहने के बजाय तुरंत प्रतिक्रिया देना सीख जाता है। ज्ञान और प्रैक्टिकल अनुभव जब मिलते हैं तो घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाती है। वाकई तो बाहरी सुरक्षा का ये ढांचा छोटे बच्चों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन यहाँ आकर बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इस प्रस्ताव के दूसरे पिलर पर आते हैं जो 13 से 19 साल के किशोरों के लिए है। फोकस, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, अब इस उम्र के बच्चों को आग या अजनबियों से इतना खतरा नहीं है जितना खुद अपने अंदर चल रहे विचारों के बवंडर से है। सही कहा, अंदर की जंग ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन इन विचारों को शांत करने के लिए जो तरीके दस्तावेज में सुझाए गए हैं वे किसी भी पारंपरिक स्कूल के तरीके बिल्कुल नहीं लगते। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें छात्रों के तनाव को कम करने और उनका फोकस बढ़ाने के लिए ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस का इस्तेमाल प्रस्तावित है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सच कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या स्कूलों में अब ऐसी चीजें भी होंगी। हैंडराइटिंग का तनाव कम करने से आखिर क्या लेना देना है? पहली नजर में ये किसी को भी अजीब लग सकता है। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हैंडराइटिंग सिर्फ ये बताती है कि किसी की लिखावट कितनी सुंदर है या कितनी खराब है। हाँ, स्कूल में तो उसी के मार्क्स कटते थे। बिल्कुल, लेकिन ग्राफोलॉजी के विज्ञान को अगर हम बिहेवियरल मनोविज्ञान के साथ जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल बन जाता है। वो कैसे? क्योंकि हैंडराइटिंग असल में ब्रेन राइटिंग है। ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच का सीधा कनेक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, जब कोई टीनेजर भारी तनाव में होता है तो उसके सोचने की गति बहुत तेज होती है और इसका असर सीधा उसके लिखावट पर पड़ता है, जैसे शब्दों के बीच की जगह कम हो जाना, पेन पर दबाव बहुत बढ़ जाना या अक्सर अजीब तरह से मुड़ने लगना। अच्छा, तो मतलब ये प्रोग्राम हैंडराइटिंग को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा बच्चा अंदर से परेशान है, भले ही वो बाहर से कुछ न कह रहा हो। हाँ, लेकिन सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल नहीं, इसे एक थेरेप्यूटिक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। थेरेप्यूटिक? हाँ, इसे ग्राफियोथेरेपी कहते हैं। अगर आप किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि वो सचेत रूप से अपनी लिखावट में कुछ खास बदलाव करे, जैसे अक्षरों के बीच सही जगह छोड़ना या पेन को हल्के हाथों से पकड़ना, ओके, या लूप्स को सही तरीके से बनाना, तो वो बच्चा असल में रिवर्स कंडीशनिंग कर रहा है। रिवर्स कंडीशनिंग। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप शारीरिक गतिविधि में बदलाव करके दिमाग के सोचने के तरीके को बदल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई बच्चा रोज 15 मिनट एक खास पैटर्न में लिखता है तो उसे अपना पूरा ध्यान उस पेन की नोक पर केंद्रित करना ही पड़ता है। हाँ, भटकेगा तो पैटर्न खराब हो जाएगा। सही कहा, ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन है। इससे दिमाग की वो बेकाबू गति धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। क्या बात है। और ये सिर्फ हैंडराइटिंग तक सीमित नहीं है। कॉग्निटिव रीवायरिंग का ये पूरा प्रोसेस
उन सभी आदतों को फिर से इंजीनियर करने पर काम करता है जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने खराब कर दी हैं। तो जब दिमाग फोकस करना सीख जाता है तो हाइपर एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल, जब फोकस बढ़ेगा तो हाइपर एक्टिविटी तो कम होगी ही। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों से हम बिना अकादमिक दबाव बढ़ाए बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं? ये सवाल हर पेरेंट पूछना चाहेगा। हाँ, क्योंकि हम अक्सर यही मानते हैं कि अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो बच्चे को 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाओ, उस पर और ज्यादा होमवर्क का बोझ डाल दो। क्या ये प्रोग्राम उस पूरी सोच को चुनौती दे रहा है? ये पूरी तरह से उस पुरानी सोच को चुनौती देता है। देखिए, ज्यादा पढ़ना हमेशा बेहतर रिजल्ट की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। ये तो है। अगर किसी छात्र का दिमाग भटका हुआ है तो वो 3 घंटे किताब के सामने बैठकर भी कुछ याद नहीं रख पाएगा। वो बस पन्ने पलटता रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसी छात्र का दिमाग कॉग्निटिव रीवायरिंग के जरिए शांत और केंद्रित कर दिया जाए तो वो 45 मिनट में भी वो सब समझ लेगा जो उसे समझना है। वाकई, स्कूल बिना कोई अतिरिक्त ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस का बोझ बढ़ाए छात्रों की ग्रहण करने की क्षमता यानी रिटेंशन पावर को बढ़ा रहे हैं। मतलब आप मशीन को तेज चलाने के बजाय उसकी मोटर में तेल डाल रहे हैं ताकि वो बिना अटके चले। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। और जब मोटर बिना अटके चलती है तो पूरी फैक्ट्री का माहौल बदल जाता है। इसी से हम इस प्रस्ताव के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पूरे इकोसिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव। हाँ, द रिपल इफेक्ट। बिल्कुल। जब छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका दिमाग फोकस करना सीख जाता है तो इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। ये किसी बेहतरीन कॉर्पोरेट कंपनी के वेलनेस प्रोग्राम की तरह काम करता है। वो कैसे? कॉर्पोरेट जगत में एक बहुत साधारण सा नियम है। अगर कर्मचारी मानसिक रूप से खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं तो संस्था की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अपने आप बेहतर हो जाती है। सही है। स्कूलों के मामले में इस प्रोडक्टिविटी का मतलब है क्लासरूम का शांतिपूर्ण माहौल और बेहतरीन एकेडमिक रिजल्ट। बिल्कुल। और इस इकोसिस्टम में सबसे पहला बदलाव तो शिक्षकों के जीवन में आता है। हाँ, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे शिक्षक की जो हर दिन 40 बच्चों की क्लास में जाता है, जहां आधे बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कुछ आपस में लड़ रहे हैं और कुछ किसी न किसी मानसिक उलझन में खोए हुए हैं। बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। ऐसे माहौल में शिक्षक अपनी ऊर्जा का 70% हिस्सा सिर्फ क्लास को शांत कराने और अनुशासन बनाए रखने में ही खर्च कर देता है। फिर पढ़ाएगा कब? वही तो बात है। लेकिन जब छात्र अपने व्यवहार को खुद रेगुलेट करना सीख जाते हैं तो क्लासरूम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तो शिक्षक को पढ़ाने का मजा आने लगता होगा। हाँ, और उनका अपना तनाव यानी बर्नआउट काफी हद तक कम हो जाता है। और अगर हम माता पिता के नजरिए से देखें तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। वाकई, पेरेंट्स तो आजकल बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां माता पिता अपने बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज या पढ़ाई के तनाव को लेकर बाहरी काउंसलर्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या ट्यूटर्स के पास चक्कर लगाते रहते हैं। और उसकी फीस भी तो आसमान छूती है। एग्जैक्टली। वे इसके लिए अलग से भारी फीस देते हैं। हाँ। लेकिन अगर स्कूल ही इन चीजों को अपने ढांचे में शामिल कर ले तो माता पिता की ये भारी काउंसलिंग पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। और इससे पेरेंट्स का स्ट्रेस भी कम होगा। हाँ, जब वे देखेंगे कि उनका बच्चा घर आकर चिड़चिड़ाने के बजाय शांत है, हाँ। अपनी बात बेहतर तरीके से समझा पा रहा है, तो स्कूल पर उनका भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो दोनों दस्तावेजों के भीतर एक बहुत गहरी व्यापारिक और संस्थागत समझ छिपी हुई है। व्यापारिक समझ मतलब आज के समय में आप सिर्फ एक स्कूल नहीं चला रहे हैं, आप एक ब्रांड बना रहे हैं। ये बात तो है। हर शहर में हर चौराहे पर एक स्कूल है जो 100% रिजल्ट देने का दावा करता है। लेकिन कितने स्कूल ये दावा कर सकते हैं कि उनके छात्र सबसे सुरक्षित और मानसिक रूप से सबसे मजबूत हैं? ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करता। बिल्कुल। जब कोई स्कूल खुद को होलिस्टिक डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में स्थापित करता है तो वो बाकी सभी स्कूलों से अलग खड़ा हो जाता है। एकदम अलग लीग में। हाँ, माता पिता आज केवल रट्टू तोते बनाने वाली फैक्ट्री नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक ऐसा सुरक्षित माहौल चाहते हैं जहां उनका बच्चा जीवन की असल चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। और दस्तावेज भी यही कहता है ना? हाँ, दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि सच्चा बदलाव केवल सूचना देने से नहीं आता बल्कि अनुभव से आता है। जब स्कूल सेफ और स्मार्ट छात्रों के लिए जाना जाने लगता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है, माउथ पब्लिसिटी होती है और जाहिर तौर पर एडमिशंस में भी इजाफा होता है। ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। कोई भी माता पिता उस संस्थान को प्राथमिकता देंगे जो उनके बच्चे की सुरक्षा और मानसिक शांति की गारंटी दे रहा हो। बिल्कुल देंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
जब हम इन दोनों प्रोग्राम्स के विवरण को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शिक्षा का असली मतलब अब सिर्फ पाठ्य पुस्तकें रटना नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करने का एक विस्तृत खाका है, एक ऐसी दुनिया जो लगातार बदल रही है, जहां डिजिटल चोर कभी कम नहीं होता और जहां मानसिक शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। और यही कारण है कि इन प्रोग्राम्स को कोई मामूली खर्च नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर चीज को खर्चे की नजर से देखता है। अक्सर स्कूल मैनेजमेंट किसी भी नई पहल को अपनी बैलेंस शीट पर बस एक खर्चे के रूप में ही देखता है, लेकिन यहाँ जो तर्क दिया गया है वो बहुत मजबूत है। वो तर्क क्या है? यह एक संस्थान की विश्वसनीयता, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर छात्रों के भविष्य में किया गया एक दीर्घकालिक निवेश है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। जो स्कूल आज इस बदलाव को अपनाएंगे वे अगले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में लीडर बनेंगे। ये चर्चा वाकई शिक्षा के भविष्य को लेकर हमारी आंखें खोलने वाली रही है। कैसे छोटे बच्चों के लिए सर्वाइवल स्किल्स और किशोरों के लिए मनोवैज्ञानिक रीवायरिंग एक पूरे इकोसिस्टम को बदल सकती है, ये समझना बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल, ये समय की मांग है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इन दस्तावेजों से उभर कर आने वाला एक ऐसा विचार है जो मुझे लगता है कि हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या विचार है? जरा इस बात पे गौर कीजिए। एक समय था जब ये कहा जाता था कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरे समुदाय की जरूरत होती है। हाँ, इट टेक्स अ विलेज। बिल्कुल। परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मिलकर बच्चे को सही गलत का ज्ञान देते थे और उसे जीवन की मुश्किलों के लिए तैयार करते थे। सही बात है। लेकिन आज अगर एक स्कूल बुनियादी सर्वाइवल स्किल्स, अजनबियों से बचाव और यहां तक कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक रीवायरिंग की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि एक बच्चे की परवरिश में माता पिता की भूमिका असल में कहां से शुरू होती है और स्कूल की जिम्मेदारी कहां आकर खत्म होती है। क्या हमारे आधुनिक स्कूल धीरे धीरे उस पारंपरिक समुदाय की जगह ले रहे हैं जो कभी एक बच्चे को पालने का काम करता था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपनी बदलती हुई जीवन शैली में ढूंढना ही होगा।